नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि कल मोदी जी लाल किले से हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री मोदी जी 15 अगस्त के अवसर पर और 74वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर, हालांकि वो स्वतंत्रता दिवस न वो मानते हैं न हम मानते हैं। स्वतंत्रता दिवस तो अपना जो है वही 21 अक्टूबर 1943 ये अपना स्वतंत्रता दिवस है। अब देखिए ये भारत इसको इस झूठी स्वतंत्रता दिवस को कब तक ढोता है और एक बार वो माने भी, मोदी जी स्वीकार भी कर चुके हैं कि हमारा वास्तविक स्वतंत्रता दिवस जो है 21 अक्टूबर 1943 है, जिस दिन हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो अंडमान निकोबार में इसकी स्थापना की थी और 8-9 देशों ने इसकी मान्यता दी थी। तो खैर जब भी ये विषय प्रासंगिक होगा इसको वास्तविक और मूर्त रूप दिया जाएगा। तो उसके अवसर पर लाल किले से बोल रहे थे मोदी जी की हमारी सेना ने, जब दुश्मन की सेना ने हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण किया तो उसका माकूल जवाब दिया। और सही है, सेना तो अपना काम करती है। सेना तो जब भी भारतीय जनता ताकत दल ने भी कहा है, कहता रहता है, बताता रहता है कि सरहद पर जब भी दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है तो हमारी सेना बस यही मानती है कि इसका हमला जो है हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता या सॉवरेनिटी पर हमला है और उसी तरह उसको निपटाती है। उसको असल सवाल तो इसके आगे है ना। आदरणीय मोदी जी जरा ये बताइए कि देश के अंदर की व्यवस्था आपको देखनी है, मन अंतिम जिम्मेदारी हम नहीं कह, सिर्फ आप ही को देखनी है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी आपकी है। तो जेएनयू के प्रांगण से अन्य देश के अंदर, देश के बाहर तो सरहद पर तो सेना जो है वो संभाल लेती है। हमारे देश के संप्रभुता पर हमला करने वालों के को और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, माकूल कार्रवाई भी करती है। लेकिन देश के अंदर जो लोग हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी पर हमला करते हैं, उसके लिए आपकी सरकार क्या करती है, आपकी व्यवस्था क्या करती है और आप क्या करते हैं, इसको भी तो बताइए। कन्हैया कुमार अपने गैंग के साथ जेएनयू जैसे मूर्धन्य शिक्षण संस्थान के प्रांगण से नारा क्या लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। यह भी हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी पर सीधा हमला था।
और आपने क्या किया, उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया, जबकि जरूरत इस बात की थी इसको भी, कन्हैया कुमार गिरोह को भी, कन्हैया कुमार और उसके गिरोह को भी सेना के हवाले करना था। और इतना ही नहीं, उसके समर्थन में जो लोग भी आए थे, ये राहुल और उसकी जो पार्टी है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जिसे आप सभी लोग गलती से, भूल से या भ्रम से कांग्रेस कह रहे हैं, उस पार्टी को भी, डी राजा और उसकी जो पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और सीताराम येचुरी जो उसकी पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और केजरीवाल जो उसकी आम आदमी पार्टी, इस सभी को सेना अपनी फौज के हवाले करना था। और वो उसी तरह निपटाती जिस तरह से दुश्मन की सेना को निपटाती है। जरूरत इसी बात की थी। और चूंकि आपने ऐसा नहीं किया तो उसका नतीजा भी पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है, उसका नतीजा भी देखिए। अदालती प्रक्रिया में जब आपने उलझाया तो 40 महीने में वो चार्जशीट बनी, 40 महीने में, 36 या 40 महीने शायद। और इसके बाद ये गद्दार केजरीवाल लेकर के उस फाइल को ही लेकर के बैठ गया 8-9 महीने। अब शुरू हो गया देश के खिलाफ गद्दारी करने का। एक तो उसने कन्हैया कुमार ने अपने गिरोह के साथ जेएनयू जैसे मूर्धन्य शिक्षण संस्थान के प्रांगण से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी जैसी खतरनाक देश विरोधी नारों के द्वारा भारत की संप्रभुता, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की सॉवरेनिटी पर सीधा हमला किया था। और इसके बाद देश के गद्दारों को मौका मिला गद्दारी करने का। राहुल को गद्दारी का मौका मिला, राहुल गांधी को, वो सीधे इसका समर्थन किया। इसका समर्थन किया जो इतने खतरनाक देश विरोधी नारा लगाकर हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी पर हमला किया था। तो गद्दार राहुल को मौका मिला, गद्दार जो है ये डी राजा को भी मौका मिला, गद्दार सीताराम येचुरी को, और गद्दार जो है ये केजरीवाल को मौका मिला। और इसी प्रकार और भी ये दी हिंदू जो है बराबर उसके पक्ष में छापता रहा, कन्हैया कुमार के पक्ष में, और आज भी छाप रहा है। ये शशि थरूर वो कांग्रेस का, वो कन्हैया कुमार की तुलना कर दिया भगत सिंह से। तो ये तो बहुत गद्दार किस्म के जीएनपीसी वाले, इनकी गद्दारी का तो कोई सीमा, कोई हद, कोई आलम नहीं है। इसने तुलना कर दिया। और इनका दिमाग कितना सड़ा हुआ है, कितना गद्दारी भरा है, ये मुल्क को जानना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि अवाम इसको माकूल बिफिटिंग जवाब इसको नहीं देती है। अब ये कहना मैंने अचोक्त नहीं होगा कि जिस गद्दार राहुल ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसी खतरनाक देश विरोधी नारों के द्वारा हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी पर सीधा हमला किया गया था। उसके समर्थन करने की जो गद्दारी की थी राहुल गांधी, उस राहुल गांधी की कांग्रेस को उस प्रदेश ने 18 सीट दिया, 20 में से 18 सीट दिया, जो अपने को बहुत भारत का शिक्षित प्रदेश कहता है, केरल। तो अभी भारतीय भाई बहनों को बहुत कुछ जानना सीखना है। मैं तो कहता हूं कि ऐसी शिक्षा को लानत है।
जो कि गद्दारों को चुनती है। तो लेकिन कोई बात नहीं है, केरल में जाकर उन भारतीय भाई बहनों को समझाना है कि आप ज़्यादा शिक्षित हों या कम शिक्षित हों, ये माने नहीं रखता, लेकिन देश के गद्दारों को कदापि मत भेजिए। और ये बहुत दुख की बात है क्योंकि उसी गद्दार जीएनपीसी के जो 18 एमपी आए वहाँ से, उस केरल से, और वो सिलसिला बंद नहीं हुआ। राजस्थान की करणी सेना ने जो है उसी गद्दार जीएनपीसी को के पक्ष में वोट किया। हरियाणा के चुनाव में जितने भी कौशिक ब्राह्मणों ने उसका वोट किया। आज भी उत्तर प्रदेश के ठाकुर या क्षत्रिय ब्राह्मण उसके पक्ष में है। ये आलम है। तभी तो इस गद्दार जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, और उसका गद्दार ये राहुल, गद्दार सोनिया, गद्दार प्रियंका की हिम्मत वो कम नहीं हुई। यही कारण है। तो खैर ये गंभीर विषय है। इसको भारतीय जनता दल पूरी ईमानदारी और गंभीरता से ले रहा है और इस बीमारी को भी, इस बीमारी को भी वो ठीक करेगा। तो मोदी जी आपने उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया और तमाम ये गद्दारों को, देश के गद्दारों को मौका मिला। सीताराम येचुरी, डी राजा, राहुल गांधी, केजरीवाल, इन सारे गद्दारों को मौका मिला। वो कन्हैया कुमार के समर्थन करके देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे। और मोदी जी मामला यही थमा नहीं। उस कन्हैया कुमार को जिसने हमारे देश के खिलाफ भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, नारा लगाकर हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता और उसकी सॉवरेंटी पर सीधा हमला बोला था। उसको संसदीय चुनाव लड़ने के लिए बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से ये गद्दार जो कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकट दे दिया। और आगे वो गद्दारी का आलम सुनिए। बॉलीवुड से वो गद्दार जो है जावेद अख्तर और उसकी बीवी, देश की गद्दार जो है समाना आजमी, ये दोनों आए थे उसी जो घोर गद्दार है कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार में। और सुनिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया का एक जर्नलिस्ट पत्रकार है किशोर अजवानी, उसने इसी घोर गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया और उसकी मानसिकता देश के खिलाफ जरा मोदी जी जरा अभी जान लीजिए, जरा पढ़िए उसको, जानिए। वो कह रहा है, उसने उस टॉक शो में ये कहा कि मान लीजिए किसी ने कह ही दिया कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। कितनी खतरनाक मानसिकता। वो एक टीवी चैनल का यानी काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रकार या एंकर किशोर आजवानी कह रहा था, मानसिकता जरा पड़ी। क्या कह रहा है कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इसमें इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। कोई टुकड़ा उकड़ा तो हुआ नहीं। भारतीय अवाम ताकत दल को इसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी यूट्यूब में
ये कहना पड़ा और उस गद्दार किशोर आजवानी से पूछना पड़ा कि ऐ गद्दार किशोर आजवानी, तुम ये बता कि यदि तुम्हारे सामने कोई सिरफिरा व्यक्ति हो और तुम्हारी माँ बहन की गाली दे, तो क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा? तुम्हें जो है वो उत्तेजना नहीं पैदा होगी? तुम्हारा खून नहीं खौलेगा? तुम्हारा दिमाग नहीं उबलेगा? वैसे तो वो अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले ने कुछ आपकी माता और मान के साथ तो कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन फिर भी आपका गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, उत्तेजना होगी और आपका दिमाग भी उबलेगा, आपका खून भी खौलेगा। तो जनाब किशोर आजवानी, जब देश की बात हो तो कुछ नहीं, व्यक्तिगत बात हो तो पूरी ताकत लगा देना। ऐसे ऐसे गद्दार हैं, पड़े हुए हैं, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया जैसे मैंने टीवी चैनल के वो पत्रकार हैं या जर्नलिस्ट हैं या एंकर हैं। भारतीय जनता दल ने ये भी कहा था कि इसका जो मालिक है मुकेश अंबानी, जरा इस बात को अब ये समाचार उसके पास जाता है कि नहीं जाता है, अब ये देखने वाली बात है, लेकिन जाता तो जरूर होगा। इसको निकाल बाहर करें ना। क्या मुकेश अंबानी समझते हैं कि यानी उनसे पाला नहीं पड़ेगा? जब भी पाला पड़ेगा मुकेश अंबानी से, ये भारतीय जनता दल जरूर सवाल करेगा कि ये कई बार कह चुका है भारतीय जनता दल महोदय आपसे, किसी गद्दार किशोर आजवानी को निकालिए, वरना जब वक्त आएगा तो किशोर आजवानी का न्यूज़ 18 का हिसाब तो यह देश ले ही लेगा और आपका भी लेगा। आपका जो आपने जो जितना चोरी वोरी करके ये साम्राज्य वो खड़ा किया है, ये देश पूरा इसका हिसाब वो ले लेगा। और पैसे पर गुमान मत करिए। पैसे से आप जो है खरीद सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन जिसके रगों में भगत सिंह का खून दौड़ रहा है, उसकी तो कल्पना ही मत करिए मुकेश अंबानी जी और कोई भी वो उद्योगपति। कांग्रेसियों को खरीद लेंगे, गद्दार राहुल गांधी को खरीद सकते हैं या किसी को कह सकते हैं। इधर तो कल्पना ही मत करिए। खैर, तो यही बात पूछ रहा है मुकेश अंबानी से कि आपने इस गद्दार किशोर आजवानी को आपने निकाला क्यों नहीं, और ये नहीं निकाला है तो जब भी आपसे पाला पड़ेगा, सामना होगा, ये सवाल सबसे पहले करेगा आपसे कि आपने इसको क्यों नहीं निकाला, इस गद्दार जो है किशोर आजवानी एंकर। और इतना ही नहीं, मोदी जी एक परिचर्चा और करवाई थी इसने न्यूज़ 24 वाले ने, और उसमें आप ही के प्रवक्ता समित पात्रा भी शामिल थे उसमें, और वो प्रलाप दे रहा था राष्ट्रभक्ति पर, जिसने भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जैसे खतरनाक नारों से, जैसे खतरनाक देश विरोधी नारों से हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की सॉवरेनिटी, हमारे देश की सार्वभौमिकता पर आक्रमण किया था, उससे न्यूज़ 24 वाला राष्ट्रभक्ति पर प्रलाप सुनवा रहा था। और उस प्रलाप में समित पात्रा जो आपका वो प्रवक्ता है वो भी शामिल था उसमें। तो जान लीजिए ये गद्दारी का कैंसर जो है आपकी पार्टी में, यानी वो कहाँ तक वो घुसा हुआ है। ये मौका किसने दिया? आपने दिया। ये सारा कुछ जो है देश के खिलाफ आपकी गतिविधि जो है, जो कपटपूर्ण और छलयुक्त जो है, जो यानी राष्ट्रवाद छलयुक्त नहीं हो सकता है, कपटपूर्ण हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद लेकिन राष्ट्रवाद का जिस कपट के साथ, जिस छल के साथ आपने
मुखौटा लगाया है, उस मुखौटे के नीचे ये आपकी जो है वो कारगुजारियाँ हैं। तो और वो कन्हैया कुमार पर कोई असर नहीं, वो छाती तान करके, सीना तान करके, सीना चौड़ा करके इस देश में घूम रहा है। बेल तो मिली गई, जमानत तो मिली गई, और उसका वकील कोई सिंह करके है कर में ये इसको हम छुड़वा लेंगे, छूट भी जाएगा। बोलिए, ये है आपका जो हमारे देश के अंदर, हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला कर रहा है, उसको देश के साथ गद्दारी करने का कितना आपने पूरा वो मैदान छोड़ दिया है। देश के गद्दारों मैदान खाली कर दिया है। तो ये है गद्दारी आपकी मोदी जी देश के खिलाफ। आप कुछ भी दम भरते रहिए। तो वो कन्हैया कुमार मैंने सीना चौड़ा करके इस देश में घूम रहा है। 67 सुनने में आया कि 67 करोड़ रुपए उसके खाते में आए हैं विदेशों से। अब वही चीन से आए होंगे, और वो करा कि अब हम वो हेलीकॉप्टर लेंगे, अब तब घूमेंगे। तो देश के गद्दारों की हालत है मोदी जी आपके शासनकाल और आपकी छत्र छाया और आपके पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन के अंदर, ये आपका राष्ट्रवाद है। हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के कार्यकर्ता के माध्यम से यह खबर या सूचना आई है कि कोई पत्रकार है आशुतोष, जो कि पहले पत्रकार था, फिर आम आदमी पार्टी में गया, फिर वहाँ से वापस होकर के फिर पत्रकार बन गया। तो अब उसको नौकरी तो खैर मिली नहीं, वो उसने अपना एक सत्या हिंदी करके पता नहीं क्या उसने एक यूट्यूब खोला हुआ है। तो वो ये कह रहा था, मैंने ये खबर आई है हमारे भारतीय ताकत दल के कार्यकर्ता के माध्यम से खबर आई है। हो सकता है खबर असत्य भी हो सकती है। देखिए, ये सब जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, किसी भी मौके पर, किसी भी सामना होने पर झूठ ही बोल सकते हैं, लेकिन सूचना के तौर पर हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की खातिर बता रहे हैं कि वो इस पर किताब लिखने वाला है कि वो नेहरू जो है तिब्बत, देखिए तिब्बत भारत में मिलने वाला था। देखिए तिब्बत की विशेषता जरा समझिए। तिब्बत जो है, जिसका तिब्बत का क्षेत्रफल 2/3 है भारत के क्षेत्रफल का, कितना बड़ा होगा, अब बहुत ऊंचाई पर है और सामरिक दृष्टि से बहुत ही भारत के पक्ष का है, और वो भारत में मिलना भी चाह रहा था। चीन की नरसंहारी विस्तारवादी नीति के से डर करके, और वही नहीं मिलना चाह रहा था, नेपाल भी मिलना चाह रहा था, बर्मा भी मिलना चाह रहा था, भूटान भी मिलना चाह रहा था, सभी। और हालांकि इसमें प्रासंगिक है कि नहीं है, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश भी मिलना चाह रहा था, तो उसकी बेटी ने नहीं मिलने दिया, और उसकी गद्दार नेहरू की बेटी ने नहीं मिलने दिया। लेकिन इसको गद्दार नेहरू नहीं मिलने दिया, तिब्बत को, नेपाल को, बर्मा को। बल्कि बर्मा को तो दो द्वीप भी दे दिया, कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में। बाद में उस कोको द्वीप को वो चीन ने ले लिया, और उसी कोको द्वीप पर अपना नेवल बेस बनाया हुआ है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए और भारतीय सुरक्षा के लिए एक बहुत वो हेडेक बना हुआ है, सिरदर्द बना हुआ है। तो बहुत बड़ा गद्दार था वो नेहरू। तो वो आशुतोष कह रहा था कि हम ऐसा किताब लिखेंगे कि हम बताएंगे कि नेहरू ने तिब्बत जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, चीन से डर करके उस तिब्बत को
थमा दिया चीन को, अपने दुश्मन चीन को, और पूरा मौका दिया कि वो वहाँ पर मारकाट मचा करके, नरसंहार करके उसको कब्जा करे। ये गद्दार नेहरू ने पूरा मौका दिया, मतलब थमा दिया उसको। तो आशुतोष कह रहा था कि हम ये साबित करेंगे कि वो तिब्बत तो दिया चीन को नेहरू ने, लेकिन नेहरू ने तिब्बत का एक चारा फेंका चीन के आगे भारत को बचाने के लिए। अब देखे जरा संकेत, भारतीय आम ताकत दल की जो मेहनत है इतने महीनों की, 12 महीनों के आसपास, बार बार कह रहा है कि ये नेहरू जो है, नेहरू गद्दार ने तिब्बत को अपने दुश्मन चीन को सौंपने की साजिश किया उसने। तो ये बीजेपी वाले तो कभी मानते नहीं थे। बीजेपी बस इसी की जड़ खोद रहे हैं, भारतीय आम ताकत दल की। बीजेपी के लोग इसी भारतीय आम ताकत दल की जड़ खोद रहे हैं, और जेएनपीसी भी उनके साथ शामिल है। लेकिन अब जेएनपीसी में भी, गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी काकस में भी लगा कि भाई ये बात तो धीरे धीरे आ जाएगी कि इस गद्दार नेहरू ने तिब्बत को चीन के हाथों सौंपा है। तो अब जो है, अब इस तरह का तर्क गढ़ो कि चीन को माने वो तिब्बत को चीन के हाथों सौंपना जो है वो गद्दारी नहीं है, बल्कि चारा फेंका भारत को बचाने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, इतना तो माने कि भाई कि पहले तो मानते ही नहीं थे, अब ये मानना शुरू किए हैं। जेएनपीसी के लोग, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के लोग, उसके नेता और उसके सिवा सालार, उसके चमचे मानना शुरू किए हैं कि गद्दार नेहरू ने तिब्बत जो इतना सामरिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण था भारत के लिए, जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2/3 था, वह चीन को सौंपा। अब उसको ये इस तरह से मैंने पेश करने की कोशिश करेंगे कि वो चारा फेंका भारत को बचाने के लिए। अपने भारत का आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो इस तरह से, अब तक तो तमाम झूठ अफवाह, झूठ तर्क के द्वारा इन गद्दारों की गद्दारी को छुपाया गया, इनकी स्तुति गान किया गया, इनका महिमा मंडन किया गया उल्टे। जैसे अंग्रेज जो है हमारे देश पर काबिज भी थे, हमारे देश को लूट भी रहे थे, हमारे देश को सता भी रहे थे, हमारे देश पर अत्याचार भी कर रहे थे। लेकिन उसी अंग्रेज की स्तुति गान में ये गाया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जनगण मन वाला गाना तो उसी अत्याचारी अंग्रेजों के तारीफ में गाना है। तो हमारे देश के गद्दारों को भी इस तरह से अस्तुत गान हुई है, उनके तारीफों के पुल बांधे गए हैं, तब तारीफें की गई हैं। और इसलिए कि उसने अपने चमचों की एक बहुत बड़ी फौज, बौद्धिक वर्ग खड़ा किया, टीवी चैनल खड़ा किया, मीडिया खड़ा किया, और बौद्धिक वर्गों का एक बहुत बड़ी फौज बनाया, सिर्फ उसके पापों को ढकने के लिए और एक झूठी जो है भटैती करने के लिए। भाट होते हैं ना, बैलेड्री, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको बिल्कुल साफ रूप से देखेंगे कि नेहरू इस देश का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। नेहरू इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था। उससे बढ़कर के भारत के इतिहास में इससे बढ़कर कोई गद्दार नहीं। ये हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन अंततोगत्वा समझेंगे इस बात, और जब समझ लें तो माकूल जवाब जो है वो मत पेटी पर दें। और माकूल जवाब इस भारतीय जनता पार्टी को भी देना है।
मोदी को भी जो कि इतने खतरनाक संगठनों को, इतने खतरनाक जो है उसके राहुल गांधी को, है ना, और इतने गद्दार जो है वो नेहरू को, ये हमारे मोदी जी उसको पूजते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। आरएसएस जो है वो उस नेहरू की तारीफ करता है, उसको आरएसएस खुद पूजती है, और बीजेपी और मोदी से पूजवाती भी है। और आरएसएस जो है उसी गद्दार नेहरू से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेकर दिखाती रहती है कि नेहरू जी हम आरएसएस को देशभक्त कहते थे। ये देश भी जाने और इस आरएसएस को भी पहचाने कि जो आरएसएस इतने गद्दार नेहरू से राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट लेती है, और उस सर्टिफिकेट को वो जो है दिखाती फिरती है कि हम आरएसएस को नेहरू जैसे लोग या नेहरू हमको देशभक्त कहते थे। यूट्यूब के माध्यम से एक खबर और आई कि जिस समय चीन की सेना तिब्बत को कब्जा कर रही थी, वहाँ नरसंहार कर रही थी, मतलब लड़ाई लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी, तो तिब्बत में चावल पैदा नहीं होता है। और तिब्बत के लोग, तिब्बत की सेना जो है वो उसको चावल चाहिए। उनका मान स्टेपल फूड जो है चावल है। तो इस गद्दार नेहरू ने उस चीनी सेना जो कि तिब्बत को कब्जा कर रहे थे, उसके लिए, उसके भोजन के लिए इस गद्दार नेहरू ने चावल भिजवाया, और इस बात को कबूला था कि घुमा करके कि हमने चावल तो भेजा है, थोड़ा ही चावल भेजा है, ये है वो है। ये बात है, ये यूट्यूब में आप सभी लोग देख लेगा। जरा बताइए इससे बड़ा कोई गद्दार होगा? हमारे दुश्मन चीन के द्वारा उस तिब्बत पर कब्जा करने वाली चीनी सेना के लिए ये गद्दार नेहरू उसको चावल भिजवा रहा है। और ये सवाल ये उठता है, सब तो छोड़ दीजिए, क्या बीजेपी के ये लोग नहीं जानते हैं? मोदी जी नहीं जानते हैं? राजनाथ सिंह नहीं जानते हैं? समित पात्रा नहीं जानता है? सुधांशु त्रिवेदी नहीं जानता है? राकेश सिन्हा नहीं जानता है? सभी जानते हैं। सब जो है नेहरू के गद्दारी के पापों को ढकने की साजिश करते हैं इससे मिलकर। अब यही तो फैसला करना है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इतने खतरनाक, इतने देश विरोधी ये आरएसएस वालों, खैर आरएसएस तो मैंने राजनीति के मैदान में नहीं है, लेकिन बीजेपी और मोदी जी को हमारा ये मुल्क जो है बर्दाश्त करेगा? निश्चित है कि जिस तरह से इस मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क हमारा सुरक्षित और महफूज रहे, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में भाईचारा रहे, सुकून रहे, शांति रहे, इखलाक मोहब्बत रहे, और वो तरक्की करें, और एक इस तरह का वातावरण में अपनी काबिलियत को निखारें और उसकी सांस ले सकें। उसके लिए जैसे जीएनपीसी की भारत की पावन धरती से संपूर्ण विदाई उतना ही जरूरी है जितना कि इसको पालने वाली भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की भी विदाई उतनी ही जरूरी है। और ये बात जो बताई जा रही है कि इतने खतरनाक और इतने देश के घोर गद्दार नेहरू को
मोदी जी उसकी पूजा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। इस बात को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण हैं वो भारतीय भाई बहन हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण भारतीय भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गण भारतीय भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए नेतागण भारतीय भाई बहन, वो भी अच्छी तरह से समझ लें कि जिस पार्टी से वो जुड़े हैं उस पार्टी की असलियत क्या है, उसका असली चेहरा क्या है। राष्ट्रवाद के नकली नहीं, छलयुक्त और कपटपूर्ण मुखौटा के नीचे उसके असली करतूत क्या है, और अपने मुल्क के ही खिलाफ। इसको वो बहुत गौर से देखें कि निश्चित है कि कम से कम इसके लिए तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े होंगे। वो निश्चित है कि इस भारत देश के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, भारत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और उसके शौर्य के लिए और उसकी कीर्ति के लिए, उसके यश और यशस्वी होने के लिए और अपनी पूरी आवाम की खिदमत के लिए ये जुड़े होंगे लोग। तो ये उनको भी सोचना है और ये वक्त है कि उसको इस भारतीय इतनी खतरनाक देश विरोधी और गद्दार बीजेपी का भी इसी जेएनपीसी के साथ सफाया करना इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क हिफाजत, इसकी सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। देखिए, ऐसा है कि ये कोई ये कह सकता है कि ये बार बार यही बात कही जा रही है। वो जितनी भी घटनाएं आएंगी, जितनी भी वारदातें आएंगी, जितने भी वाक़यात होंगे, जितने भी इस तरह की दृष्टांत और वृत्तांत आएंगे, इस तरह की बातें बार बार आती रहेंगी। और यही तो है और इन्हीं यानी वृत्तांतों से, उदाहरणों से, मिसालों से ही तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना है, समझाना है कि ये जेएनपीसी इस देश की सबसे खतरनाक है, देश के लिए सबसे खतरनाक शत्रु है, गद्दार है, और इसको बचाने वाला, इसकी रक्षा करने वाला बीजेपी भी उतनी खतरनाक, उतनी गद्दार है इस मुल्क के लिए। तो सफाया जो है वो दोनों का करना है, अब वाम दल को भी नहीं छोड़ना है, बाकी का हिसाब हो जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।